सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश का एक पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, जिसके पोएट हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। क्लास इन लॉकडाउन सीरीज में मैं कई वीडियो ला चुका हूं और इंग्लिश का जितने पोएम है वो मैं ला चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो अवश्य उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए, इस पोएम को मैं कोशिश करता हूं आपके पूरे डैशबोर्ड पर ही ला दूं, ताकि आपके पास अभी किताब नहीं भी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बने रहेंगे इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए। और मैं बता दूं कि इस वीडियो का स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूं वो बिल्कुल क्वेश्चन एक एक शब्दों का मैं अर्थ बताऊंगा और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिवदाहा 63। दोस्तों, क्लास इन लॉकडाउन सीरीज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विभिन्न विषयों पर कई प्रकार की वीडियो लाई जा चुकी है, लाइव भी और ऑफलाइन भी। तो आप इसी कड़ी में आज पढ़ने जा रहे हैं द स्लीपिंग पोर्टर, जिसके पोएट हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, ताकि आपके लिए यह पोएम जानना, समझना, सीखना बिल्कुल आसान हो जाए। न केवल हम एक एक शब्द के अर्थ को बताएंगे, बल्कि इसमें जो आए हुए प्रश्न और उत्तर हैं उसको भी मैं कराऊंगा। तो चलिए, आपके पोएम का पेज मैं इस डैशबोर्ड पर ला देता हूं। तो आगे आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेज है द स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अब दोस्तों, ये स्लीपिंग का तो मतलब सभी लोग जानते होंगे, स्लीपिंग सोया हुआ। पोर्टर मतलब होता है कुली या बोझ ढोने वाला। बोझ ढोने वाला कह लें या कुली कह लें, दोनों एक ही बात है। पहले इस पोएट के बारे में जान लें, कवि के बारे में जान लें, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में जान लें कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन द 12th नवंबर 1909 इन काठमांडू। बहुत ही आसान है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ था। ही ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त किया अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीए भी बोलते हैं, फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने 1929 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। ही वॉज रिनोन्ड। रिनोन्ड का मतलब होता है जाना माना या प्रसिद्ध कह सकते हैं, विख्यात कह सकते हैं। पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम, वह अपने समय के, उनका जो काल रहा है उस समय के, वह एक प्रसिद्ध कवि और कहानी लेखक हुए। इन 1948 1948 में ही प्रिसाइडेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। कोई ऐसा सम्मेलन होता है, सभा होती है, उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो उन्होंने अध्यक्षता की ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल। नेपाल में पहली राष्ट्रीय कविता उत्सव सम्मेलन जो भी कह लें वो मनाया गया था। तो पहले राष्ट्रीय कविता समारोह का उन्होंने अध्यक्षता किया, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद, जिसकी उस कवि सम्मेलन कविता जो उत्सव था उसको जो है ऑर्गेनाइज किए थे किसने, तो नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा वह ऑर्गेनाइज किया गया था। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, और तुरंत ही इस पोएट्री फेस्टिवल कविता जो उत्सव था, सम्मेलन था, उसके बाद ही एक्साइल्ड का मतलब होता है निर्वासित हो जाना। निर्वासित किसे कहते हैं? जब एक देश से दूसरे देश को लोग चले जाते हैं तो उसको कहते हैं, सदा के लिए चले जाते हैं, उसको कहते हैं निर्वासित हो जाना। हिमसेल्फ, स्वयं को निर्वासित कर लिया, वहां से चले आए नेपाल से, टू वाराणसी, बनारस में, इंडिया, टू एडिट युगवाणी। किस लिए? तो युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज, युगवाणी एक पत्रिका निकलती थी, उसको उसके संपादन के लिए वो भारत में चले आए, बनारस में। विच वाज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस, और जो कि उस समय वह पत्रिका जो थी वो एक नेपाली कांग्रेस का एक मुख्य पत्र होता था। इन नेपाल में हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वेयर कॉन्फिस्केटेड। इस कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना, बाय द गवर्नमेंट।
तो नेपाल में उनके घर के, उनके संपत्ति को वहाँ की सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, चूंकि वहाँ से वो सदा के लिए निकल गए थे। तो चलिए, इससे पहले कि पोएम को पढ़ें, हम लोग वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो, एक क्वेश्चन को डिस्कस करें हम लोग। और वो क्वेश्चन ये है, देख रहे हैं कि सपोज यू हैव टू क्लाइंब अप द 4th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विथ अ हैवी लोड ऑन योर बैक। मान लिया जाए कि आपको किसी बिल्डिंग के 4थी मंजिल पर आपको जाना है, और इतना ही नहीं, आपकी पीठ पर जो है एक भारी भरकम बोझ लदा हुआ है, ठीक है। विल यू फेल एनी ट्रबल डूइंग सो? क्या आपको ऐसा करने में कोई कठिनाई होगी? क्यों नहीं होगी कठिनाई, वो भी 4थी मंजिल चढ़नी है और पीठ पर भारी बोझ लदा हुआ है। खैर, टॉक अबाउट द ट्रबल दैट यू विल फेस, और किस तरह के आप कठिनाइयों का सामना करेंगे इसके बारे में कुछ बात करनी है। तो बहुत ऐसा आप लिख सकते हैं कि यस वन कैन फील ट्रबल इन मेनी वेज, कई तरीके कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उस कठिनाइयों के बारे में आप लिख सकते हैं कि द ट्रबल ऑफ होल्डिंग द बैग एंड मटेरियल फर्मली ऑन द बैक टिल वन क्लाइम्स अप टू द 4th फ्लोर। 4थी मंजिल पर ले जाना है, वो भी भारी भरकम बोझ, तो इसमें तो परेशानी होगी ही। और भी परेशानियां हैं ना, जो ऊपर में चढ़ने में और भी परेशानियां होती है। प्रॉब्लम ऑफ फेसिंग ओवर स्वे ऑन द वे एंड गैस्पिंग फॉर मोर ऑक्सीजन, चूंकि ऊपर में जितने ऊपर हम जाते आते हैं तो हवा की कमी, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, सांस फूलने लगती है, इस तरह की समस्याएं आती है। और फिर ऊपर किसी सामान को ले जाना, उसको उतारना, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स एट द स्टार्ट एंड एट द फाइनल स्पॉट। यदि आप प्रश्न उत्तर को मैं बता रहा हूं कि पढ़ाई के दौरान यदि मैं जो बोलूंगा आप यदि सुनने से वंचित रह जाते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आप समझ लीजिएगा। तो चलिए, इसके पोएम को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, 129 नंबर पेज में आपका, जैसा आपका बुक है, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास हो सकता है आपके पास बुक नहीं हो, तो मैं इस पूरे बुक को ही आपके पास ला दिया हूं। चलिए, a 25 किलो लोड ऑन हिज बैक मीन्स पीठ, उसके पीठ पर 25 किलो का बोझ लदा हुआ, ठीक है। उस एक कुली है, उसके पीठ पर 25 किलो का बोझ लदा हुआ है। स्पाइन डबल बेंट, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ये स्पाइन रीढ़ की हड्डी, और डबल बेंट मतलब झुकना, और डबल मतलब दोहरा। और इतनी, चूंकि 25 किलो का बोझ है तो उसका जो पीठ जो है, उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम दोहरी झुकाव से भर गया है, मतलब कि और भी ज्यादा झुक गया। आपने देखा होगा कोई मजदूर को जब पीठ पर कोई बोझ उठाता है तो क्या होता है, उसका कमर जो है झुक जाता है, रीढ़ की हड्डी उसकी झुक जाती है। और अभी 25 किलो का लोड है तो और भी झुक गई है। अ 6 माइल क्लाइंब अप, 6 मील की ऊंचाई पर उसको जाना है, साधारण ऊंचाई नहीं है, जहां से वो चल रहा है पहाड़ों पर जाना है उसको। अ 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, परिस्थितियों को देखिए आप, विंटर मीन्स जाड़ा, स्नोज मतलब बर्फ, यानी जाड़े का समय है, बर्फ गिर रहा है, ऐसी परिस्थिति में उसे 6 मील की चढ़ाई करनी है, ऊपर जाना है। नेक्ड बोन्स, नेक्ड मतलब नंगा, उसकी हड्डियां बिल्कुल नंगी हैं, मतलब ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। स्केलेटन यानी शरीर का ढांचा, लाइक फ्रेल फ्रेम, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। कैसा ढांचा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेल है, मतलब कि, और उसका फ्रेम मतलब ढांचा, बिल्कुल कमजोर ढांचा का बना हुआ है। उसको देखने से, उसकी स्थिति देखने से ऐसे प्रतीत होती है कि उसके शरीर का ढांचा क्या है, बिल्कुल कमजोर है। येट, फिर भी, इन सबों के बावजूद भी, फेसिंग एन अपहिल टास्क, अपहिल का मतलब था ऊपर की ओर चढ़ना, एक कठिन कार्य को वह सामना करने जा रहा है। उसकी जो शारीरिक स्थिति थी आपने देख ले कि कैसी स्थिति है उसकी, फिर भी उस कठिन कार्य को वह करने जा रहा है। क्या? ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वह मानो पर्वत को चुनौती देने जा रहा है कि देख लो तुम क्या कर सकते हो, मेरी स्थिति को देखो, मैं किस स्थिति में हूं। फिर भी 6 मील की ऊंचाई पर चढ़ना, मानो वह पर्वत को चुनौती देने जा रहा हो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टैंजा, ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, वह एक बहुत ही आसान वर्ड है, वह एक काले रंग की टोपी पहने हुए है।
डर्टी गंदी है। स्वीट स्टैंड, स्वीट मतलब पसीना, स्टैंड मतलब धब्बा दाग, यानी वह पसीने की दाग धब्बे से युक्त है वह टोपी। हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लेयर्स एंड लाइस, उसके शरीर जो है एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है निवास, आश्रय, और फ्लेज कहते हैं एक पिस्सू होता है, एक रेंगने वाला कीड़ा होता है जो शरीर में प्रायः चले जाता है। और लाइस का मतलब होता है क्या, जू, जू आप यदि देहात के बच्चे हो ढील समझते, तो उसका शरीर क्या है, आश्रय बना हुआ है किसका, तो उस पिस्सू और जू का आश्रय बना हुआ है, मतलब उसके शरीर में ये सब हैं। हिज माइंड वेरी डल, वह बहुत ही मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि किस्म का व्यक्ति है। ऑल्दो, फिर भी, हालांकि, इट इमिट्स अ सल्फर लाइक सोर स्मेल, उसके शरीर से निकल रहा है, इमिट्स मतलब उत्सर्जित हो रहा है, अ सल्फर लाइक, सल्फर मतलब गंधक, लाइक मतलब जैसा, गंधक तो नहीं लेकिन गंधक के जैसा, सोर कहते हैं खट्टा को, स्मेल मतलब गंध, उसके पूरे शरीर से गंधक की तरह खट्टा गंध जो है निकल रहा है। बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन मानना पड़ेगा कि वह क्या है, स्टाउट ह्यूमन फिगर, वह क्या है, तो किसी भी काम को करने के लिए बहुत मजबूत है। इन सब के बावजूद, इसकी जो शारीरिक स्थिति थी आपने उसका पहनावा देख लिया, इन सब के बावजूद जो है वह बिल्कुल चट्टान की तरह अपने दृढ़ निश्चय में खड़ा है, कार्य को करने के लिए तैयार है। लास्ट स्टेंजा देखिए फर्स्ट पेज का, लाइक अ बर्ड, एक चिड़िया की तरह। हिज हार्ट इज ट्वीटरिंग, ट्वीटरिंग मतलब चहचहाना, पैंटिंग मतलब हाँफना, अब ऊपर की ऊंचाई चढ़नी है तो हाँफ रहा है, उसका हृदय जो है चित्कार कर रहा है एक तरह से समझ लीजिए। ही स्वीटिंग, उसके शरीर से पसीने बह रहे हैं, एंड आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांसें फूल रही है। तो ये चित्र खींचा गया है, एक कुली का चित्र खींचा गया है। अब क्वेश्चन आ गए, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि मेरे प्रश्न को आप ठीक से नहीं सुन पाए होंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और उस प्रश्न को आप लिख लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, बहुत ही आसान है। यदि आप पोएम को समझ लिए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऊपर में ही देख लीजिए, फर्स्ट में ही देख लीजिए, 25 किलो लोड ऊपर में देख रहे हैं, बहुत ही आसान है आपके लिए। तो कैसे इसको लिखेंगे, द पोर्टर हैव a 25 kilo load on his back. Understand? Number 2. What distance does the porter cover in the snows of winter? कितनी दूरी जो है वह जाड़े के, इस बर्फ वाले जाड़े के जो ऋतु है, मौसम है, उसमें वह तय करता है वो। तो यहाँ देख लीजिए थर्ड स्टेंजा में देखिए, a 6 mile climb up, यहाँ देख रहे हैं, a 6 mile climb up। तो कैसे इसको लिखेंगे कि द पोर्टर कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 miles इन द स्नोज ऑफ विंटर। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, कौन पर्वत को चुनौती दे रहा है, कौन देगा, वही पोर्टर देगा ना। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान, द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वियरिंग, वह किस तरह की टोपी पहने हुए है, देख लीजिए सेकंड स्टेंजा में, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप। कितना आसान है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा कि ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पोर्टर इमिट, यानी उस कुली के से किस तरह की गंध जो है निकल रही है उसके शरीर से, कहने का मतलब है। तो अब यही नहीं देखा, सल्फर लाइक सोर स्मेल यहाँ लगा ही हुआ है चिन्ह, तो द पोर्टर इमिट्स और सल्फर लाइक सोर स्मेल। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, ध्यान दें। अ हट ऑन द क्लिफ, हट मीन्स जानते ही झोपड़ी होता है, ऑन द क्लिफ, और क्लिफ का मतलब क्या होता है, ऊंची, पर्वत की जो ऊंची शिखर होती है, चोटी होती है, पहाड़ होती है, तो उसका जो झोपड़ी है वो कहाँ है, तो पहाड़ पर है,
एक झोपड़ी है। हिज सन साइवरिंग विथ कोल्ड, उसका लड़का जो है कांप रहा है। साइवरिंग मतलब क्या होता है? कांपना। किससे क्यों कांप रहा है? विथ कोल्ड, ठंड के कारण उसका लड़का जो है वो ठंड से कांप रहा है। स्थिति को देखिए। वोज ऑफ हंगर, वोज कहते हैं संकट, हंगर मतलब भूख, और भूख के इस संकट में कैसे पेट भरा जाए। द मदर सर्चिंग, उसकी माँ जो है खोज रही है, उस भूख का उपाय कर रही है। क्या? फॉर नटल्स एंड वाइन्स। नटल्स कहते हैं जंगल में जड़ी बूटी। पहले आपने सुना भी होगा कि पहले प्राचीन काल के लोग कंद मूल फल खाया करते थे। तो नटल्स एंड वाइन्स का होता है, नटल्स मतलब होता है बूटी होती है एक प्रकार की, और वाइन्स मतलब लताएं होती हैं, अंगूर की लताएं भी कह सकते हैं, जंगल में उस समय मिलता होगा। तो उसकी माँ जो है भूख के संकट से उबरने के लिए, अपने बच्चे को खिलाने के लिए, स्वयं भी खाने के लिए जंगल में क्या खोज रही है? बूटी खोज रही है, लताएं खोज रही है। सेकेंड स्टैंजा को देखें। बीनीथ, इस सब के बावजूद, दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, पर्वत का यह नायक, उसे पर्वत का नायक कहा गया क्योंकि वह पर्वत को चुनौती दे रहा है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वह कार्य कर रहा है, तो अवश्य ही वह क्या हुआ? हीरो ऑफ द माउंटेन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? द प्राउड कन्क्वेरर ऑफ नेचर, प्राउड मतलब गर्व है, कन्क्वेरर मतलब विजेता, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति। मानो उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली हो। प्रकृति विपरीत है, स्थितियां विपरीत है, लेकिन वह प्रकृति पर उसने एक तरह से प्रकृति को उसने हरा दिया है। आर द स्नो क्लैड पिक्स, स्नो कहते हैं बर्फ से ढकी हुई, और पिक्स मतलब चोटियां। स्नो यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां जहां वह जा रहा है। तो इस परिस्थितियों के होने के बावजूद उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। एवं और ऊपर क्या है? ओनली द स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट, तारों से सजी हुई रात, खुले आकाश में उसकी स्थिति को देखिए। उस पर्वत पर जहां उसका घर है, इन दिस नाइट, उस तारों से सजी हुई मध्यम रोशनी में, उस रात में, द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। डीप मतलब गहरी, स्लम्बर मतलब नींद। वह कुली जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। मानो विपरीत परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रीनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रीनिंग मतलब राज करना, वह राज कर रहा है द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी नींद के समृद्ध राज पर, यानी नींद का राज कहा गया। उसके लिए वह नींद ही मानो सभी सुख साधन है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद के बाद उसे किसकी आवश्यकता है? नींद की आवश्यकता है। उसे अन्य कोई साम्राज्य की आवश्यकता नहीं है। उसने नींद को ही अपना साम्राज्य मान लिया है। तो कहा गया है कि इन सब के नीचे, तारों से जड़ी रातों में वह उसके नीचे गहरी नींद में सो जाता है, मानो कि वह नींद के समृद्ध राज पर जो है राज कर रहा है। कितना अच्छा पोयम है। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल मजा आया होगा इस पोयम के अर्थ को समझ करके, और आप बहुत प्रसन्नचित्त होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ? ये देखिए बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर लाइन को देखिए, ए हट ऑन द क्लिफ लिखा हुआ है ना। तो इसको हम शब्दों में कैसे बयान करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देयर इज अ हट ऑन द क्लिफ। समझ में आ गया? देयर इज अ हट ऑन द क्लिफ। क्लिफ मैंने बताया ना कि पहाड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मदर सर्चिंग? मां क्या खोज रही है? ऊपर में ही आप देखिए, ऊपर में ही लिखे थे, हम पढ़े थे, द मदर सर्चिंग फॉर निटल्स एंड वाइन्स लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो मदर इज सर्चिंग फॉर निटल्स एंड वाइन्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन? पर्वत का नायक कौन है? कौन हो सकता है? किसके बारे में कहा गया? बिल्कुल सही आपने सोचा, द पोर्टर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय लीड ऑफ नाइट? ये लीड ऑफ नाइट का मतलब क्या हुआ? लीड तो मतलब होता है ढक्कन होता है, नाइट रात। तो इस तरह का वर्ड क्या हुआ? तो द लीड ऑफ नाइट मीन्स द साउंड स्लीप अंडर ओपन स्काई, यानी
एक खुले आकाश के नीचे बिल्कुल गहरे नींद में सोना, इसी को कहते हैं लीड ऑफ नाइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप? कौन हो सकता है? पोर्टर ही ना। तो द पोर्टर इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। लास्ट लाइन को आप देखें, पोएम की इस लास्ट लाइन को, द पोर्टर केवल जोड़ देंगे इसमें, द पोर्टर इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। रेनिंग मतलब मैंने बताया कि राज करना, नींद के समृद्ध राज पर वो राज कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इस पोएम को भली भांति आप समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिए हैं। यदि आपको सुनने में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उसके बाद इस पोएम को आप देख सकते हैं। तो ये अब केवल एक पोएम ही बच गया है, मार्था, जो मैं कल अपलोड करूंगा, और सारे पोएम मैंने अपलोड कर दिए। तो आप, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, इसके सहायता से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।